नमस्कार। बात करेंगे पीएम केयर्स फंड की घोषणाओं की, लेकिन पहले यह जान लेना जरूरी है कि कोरोना पर आज मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है। लाइव लो वेबसाइट के मुताबिक हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, आपकी संस्था ही कोरोना की दूसरी लहर का एकमात्र कारण है। आपके अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। अदालत के इस कड़े रुख से साफ समझ में आता है कि देश में हालात कितने बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना महामारी से पूरा समाज मिलकर लड़ रहा है। कई संस्थाएं आगे आई है, कई लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे के नंबर शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को मदद की बात कर रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, जैसे बीजेपी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सोशल मीडिया पर बंगाल चुनाव के वक्त गदर काटा हुआ था, वैसा वह इस संकट के अभूतपूर्व काल में कहीं पर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये सब लोग आज तक की सबसे ताकतवर सरकार और आज तक के सबसे ताकतवर नेता का बचाव करने के अलावा कुछ भी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुमार विश्वास जैसे हजारों लोग लगे हुए हैं, जरूरतमंदों के नंबर शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन आपको इनको ऐसा कुछ करते हुए कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने सुन ही लिया होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पर्कल प्रभाकर ने कहा है कि सरकार ने समय रहते हुए पहले से चेतावनी मिलने के बावजूद कोरोना को लेकर, उसकी लड़ाई को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। सरकार सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट में लगी रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय रहते कुछ नहीं किया गया तो जल्द ही लोगों का मोदी के प्रति मोह भंग हो जाएगा, उनकी लोकप्रियता बुरी तरीके से गिरेगी। अब यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि 2 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इस देश की राजनीति की दिशा और दशा काफी हद तक बंगाल चुनाव के परिणाम से तय होने वाली है, ऐसा राजनीतिक पंडित भी मानकर चल रहे हैं। प्रभाकर ने मोदी सरकार की 1 साल की तैयारियों पर भी सवाल उठाए हैं। वैसे हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, कोरोना की स्थिति क्यों विस्फोटक हुई? हमने इसके विकल्प दिए हैं। विकल्प है, सरकार ने 1 साल में तैयारी नहीं की, नेता बस चुनाव में लगे रहे, सरकारें लोगों को जागरूक नहीं कर पाई, पिछले साल जैसे सरकारी प्रयास नहीं हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम एक्टिव रहे। अगर लोगों की राय की बात करें तो 45% का मानना है कि सरकार ने 1 साल में तैयारी नहीं की। 25% का कहना है कि नेता बस चुनाव में लगे रहे। 6%, केवल 6% का कहना है कि सरकारें लोगों को जागरूक नहीं कर पाई। 11% मानते हैं कि पिछले साल जैसे सरकारी प्रयास नहीं हुए हैं और 12% मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम एक्टिव रहे हैं। साफ जाहिर है, लोग कह रहे हैं कि सरकार ने 1 साल में तैयारी नहीं की है, कोई काम नहीं किया है। अब आप यह जान ले कि पिछले कई दिनों से पीएम केयर्स फंड एक बार फिर से चर्चा में है। इस फंड से देश भर में 551 जिला मुख्यालयों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं, यह घोषणा हो चुकी है। इस फंड से पहले की गई घोषणाओं और खरीदारियों पर बीबीसी ने एक पड़ताल की है। उसके कुछ हिस्से हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। उसके कुछ हिस्सों पर रिपोर्ट बहुत बड़ी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से पीएम केयर्स फंड से ऑर्डर किए गए 58,850 वेंटिलेटर्स में से कुल 30,000 वेंटिलेटर्स खरीदे गए। कोरोना की पहली लहर का जोर कम होने के बाद वेंटिलेटर्स की खरीद में ढिलाई दे दी गई। जो वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं उनमें से बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में कई अस्पतालों में ये वेंटिलेटर्स धूल खा रहे हैं। कई जगह पर तो प्रशिक्षित स्टाफ ही नहीं है। ये रिपोर्ट तथ्यों के साथ यह बताती है कि सरकार ने 1 साल में किस तरह की लापरवाही की है। सरकार ने कोरोना की पहली लहर गुजर जाने के बाद कंपनियों को वेंटिलेटर का ऑर्डर ही नहीं दिया है। कंपनियों ने पूछा तो सरकार ने कहा कि अब वैक्सीनेशन पर जोर है, वेंटिलेटर्स की कोई जरूरत नहीं है। कई ऑर्डर तो अब दिए गए हैं जब कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद पानी सिर तक पहुंच गया है। वैसे रिपोर्ट के कुछ हिस्से खरीद में अनियमितताओं की ओर भी इशारा कर रहे हैं। हाफ पोस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट जान लेना जरूरी है। पहले मैं इस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा पढ़ देता हूं, इसके बाद इस पर बात करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार की ओर से बनाई गई टेक्निकल
इवोल्यूशन कमेटी ने 16 मई 2020 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेंटिलेटर्स का ट्रायल किया। इसके बाद एक कंपनी के वेंटिलेटर के बारे में कहा गया कि यह रेस्पिरेटरी पैरामीटर बनाए नहीं रख पा रहा है। इस कमेटी ने कहा इस वेंटिलेटर को और जांचने की जरूरत है। उन्हें मल्टी डिजीज वाले मरीजों पर इस्तेमाल करके देखना होगा ताकि यह पता चल सके कि क्या यह इमरजेंसी वेंटिलेटर की तरह काम करता है कि नहीं करता है। यह एक लंबी रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट के 11 दिन बाद 27 मई को उसी कंपनी के वेंटिलेटर्स की दोबारा टेस्टिंग के लिए नई टीम गठित की गई और दोबारा टेस्टिंग हुई। इस टीम ने कहा कि कंपनी ने पहली टीम की ओर से दिए गए सुझाव को सुधार लिया है। अब सवाल यह उठता है कि 11 दिन बाद अगर दोबारा टेस्टिंग हुई तो उसी टीम के हाथों टेस्टिंग क्यों नहीं कराई गई जिसने पहले टेस्टिंग की थी। यह बातें नियत पर सवाल उठाती है और आज के दौर में सरकारों की नियत पर सवाल उठाना बहुत ही जोखिम भरा काम है, जबकि सरकारों की जवाबदेही पारदर्शी होनी चाहिए। हम पूछते हैं कि पीएम केयर्स फंड की रकम और उससे होने वाले सारे लेन देन सामने आ जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आखिर वह जनता का पैसा है और जनता को जानने का हक है। आपने देखा होगा कल शाम से अनुपम खेर का एक ट्वीट बहुत चर्चा में है। दरअसल उन्होंने ये ट्वीट पत्रकार शेखर गुप्ता के एक ट्वीट के जवाब में किया है। शेखर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, 60 के दशक से मैंने कई संकट देखे जिसमें 3 युद्ध, खाने की कमी, आपदाएं शामिल है। यह हमारे विभाजन के बाद का सबसे बड़ा संकट है और भारत में कभी नहीं देखा गया कि सरकार इस तरह से गायब है। कोल के लिए कोई कंट्रोल रूम नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। इसके जवाब में अनुपम खेर साहब ने रिट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, आदरणीय शेखर गुप्ता जी, यह कुछ ज्यादा ही हो गया आपके स्टैंडर्ड से भी। कोरोना एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए। हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना जरूरी है, उस पर तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही जय हो। बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन कहने की जरूरत कहां आन पड़ेगी। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही जय हो। आप धमका रहे हैं या फिर कोई चेतावनी दे रहे हैं या फिर बहुत ही डर गए हैं और अपने भीतर के डर को कम करने के लिए यह लिख रहे हैं। आप तो अपनी बातों और किताबों से समझदार से दिखते हैं, फिर इतने उतावले क्यों हो गए हैं। अभी चुनाव तो 2024 में होने हैं और उस समय तक तो गंगा जी में बहुत सारा पानी बह जाएगा। बात कोरोना की हो रही है, आप आएगा तो मोदी ही क्यों कह रहे हैं। वैसे ट्विटर की बात हो रही है तो बात को अंतिम की ओर ले जाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी की मन की बात के बाद ट्विटर पर एक ट्रेंड चल गया और वह यह है कि लोग गेट वेल सून लिखने लगे। कोई एक नहीं, अनेक लोग इस पर ट्वीट करने लगे। दरअसल यह लोग गेट वेल सून व्यंग में लिख रहे थे। कई बार दुखी समाज व्यंग भी कर लेता है क्योंकि यह दिल से निकलता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। गेट वेल सून नहीं कहना चाहिए। ठीक है, यह अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी के पास भाव को व्यक्त करने के लिए अपनी सीमाएं होती है, उनके पास शब्द कम होते हैं। हिंदी तो इस मामले में बहुत ही अमीर भाषा है। यहां पर ऐसी स्थिति के लिए शब्द है। ऐसे मौके पर हमारे यहां कहा जाता रहा है, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। नमस्कार।